सायकालीन सैर से वापस आकर रामलाल ने अपने अभी जूते भी नहीं खोले थे कि बहू ने पूछा, पापा आप रात को खाने में क्या खाएंगे? क्यों कि हम लोग तो बाहर जा रहे हैं। अच्छा, रामलाल ने विचारते हुए कहा, वैसे आज रविवार तो नहीं था, किसी की शादी भी नहीं, ऐसा याद नहीं आ रहा। शायद किसी के जन्मदिन या वर्षगांठ की पार्टी होगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। वैसे मुझे इससे क्या? अपने विचारों को झटकते हुए उन्होंने जूते रैक में रखे और बहू की मुताबिक होकर बोले, ऐसा करना बेटा, तुम 2 फुलके बना देना, मैं दूध के साथ खा लूंगा। पापा 3 फुलके सुबह के रखे हैं, आप अगर बहू ने अपना वाक्य अधूरा छोड़ दिया था, पर रामलाल समझ गए थे कि बहू की नीयत फुलके बनाने की नहीं है, पर सुबह की घी वाली रोटी खाएंगे तो उन्हें गैस हो जाएगी। आज सुबह भी बहू ने बिना मिर्च की सब्जी नहीं बनाई, तो उन्हें तेज मिर्ची मसाले वाली तरकारी खानी पड़ी। अब तक खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं। इस उम्र में पेट को संभालना, हाजमे को दुरुस्त रखना किसी बिगड़ेल औलाद को संभालने से कम नहीं है, उन्होंने मन ही मन सोचा। प्रत्यक्ष में बोले, इस उम्र में सुबह की रोटी नहीं खा पाऊंगा, तुम्हें तकलीफ तो होगी, पर तकलीफ होगी आपकी बला से। कहेंगे मीठा मीठा, पर चाहिए सब ताजा ताजा। अब 2 बनाओ कि 10 बनाओ, काम तो उतना ही फैलेगा ना। आटा लगाओ, रोटी बनाओ, स्लैब साफ करो, दिन रात यही करते रहो, इनकी चाकरी। बहू भुनभुनाते हुए उठ गई। रामलाल के कानों में मानो किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। तौबा तौबा, 2 रोटी बनाने में इतनी तकलीफ? मैंने कौन से 32 भोजन 33 तरकारी मांग ली, हद है भाई। उन्हें तेज गुस्सा आया, पर पी गए। गुस्सा भी तो उसी पर किया जाता है जहाँ कोई सुनने वाला हो। आजकल बनवारी लाल का गुस्सा जितना तेजी से आता था, उतनी तेजी से छूमंतर भी हो जाता था। पर शांत होते गुस्से के साथ विमला की याद तेजी से आई और चिपक गई। याद ही नहीं, विमला के रहते उन्होंने कभी बासी रोटी नहीं खाई। रोटी के साथ तरकारी के अलावा 10 चीजें धर देती थी, मिठाई, नमकीन, पापड़, अचार, छाछ, जाने क्या क्या। पर आज सोचकर उन्हें चक्कर आने लगे। बहू रहने दो, मैं सुबह की रोटी ही खा लूंगा, तुम्हें बेकार में परेशानी होगी, मेरी वजह से जाने में लेट न हो जाओ। वैसे भी तुम्हारे हाथ की रोटी मुलायम ही होती है, चल जाएंगी। बहू की तो मानो मन मांगी मुराद मिल गई। इतनी आवाज को मुलायम बनाते हुए पूछा, आपको चाय पीनी है पिताजी? कोई खास तलब तो नहीं है बहू, अपने लिए बनाओ तो मेरे लिए भी बना देना, वरना रहने देना। बनवारी लाल ने अपनी तलब को जबरदस्ती दबाते हुए कहा। इस उम्र में अपनी इच्छाओं को दबा देना श्रेयस्कर होता है, अपने आप को समझाने लगे थे वे मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ, आपकी भी बना दूंगी। कहते हुए बहू रसोई में घुस गई। चलो ये भी ठीक है, इतने में कहते हुए रामलाल ने लंबी सांस छोड़ी। वह हरी जिंदगी, लाखों की जायदाद आज भी मेरे पास है। ये घर भी मैंने अपने बेटे के नाम नहीं किया, इकलौता बेटा है तू मेरा, मरने के बाद तुम्हारा ही है, कहकर बेटे की इस तरह की पेशकश वे कई कई बार ठुकरा चुके हैं। बैंक अकाउंट में भी काफी पैसा जमा है, इसके बाद भी अगर एक प्याली चाय और 2 ताजा गरम रोटी के लिए तरस जाए तो उन बूढ़ों की क्या हालत होगी जिनके पास जमा पूंजी के नाम पर अतीत की यादों के अलावा कुछ भी नहीं है। रामलाल ने आराम से कुर्सी पर आंखें बंद की तो तुरंत विमला मैडम उपस्थित हो गई। इसलिए कहती थी, थोड़ा बहुत रसोई का काम मर्द को आना चाहिए, पता नहीं कब कहाँ जरूरत पड़ जाए। अपने हाथ जगन्नाथ होते हैं, वो हाथों को न जाकर बोली। रामलाल हंस पड़े। आपको हंसी आ रही है? अरे भाई, जरूरत पूछकर तो नहीं आती, कम से कम आदमी को भूखा तो नहीं मरना पड़ता। पर आपने तो चाय बनाना भी नहीं सीखा, उस समय अगर मेरी बात सुन ली होती तो आज ये दिन। विमला की अधूरी बात का अर्थ और दर्द दोनों को बखूबी समझते थे वो, पर क्या कही।
जो देश से अनुपस्थित हो उसकी बात का क्या जवाब देते वो। जब से विमला गई है, रामलाल का आधा दिन और पूरी रात इसी तरह की प्रतिध्वनियों से आच्छादित रहती है। रामलाल की आंखों से आंसू छलक गए, गालों पर लुढ़क गए, मानो विमला ने अपनी उपस्थिति को जीवंत कर दिया हो। पहले माता पिता की सेवा, फिर बच्चे, गृहस्थी के सैकड़ों झंझटों के बीच सैर सपाटा, मौज मस्ती के लिए अवकाश ही नहीं था। उन्होंने देखा नव्या और कुंतल दोनों ट्यूशन से वापस घर लौट आए हैं। आते ही बस्ता फेंका और चढ़ गए रामलाल के कंधों पर। दादू चलो नीचे चलते हैं। बस यही कुछ पल होते हैं जब बच्चों के साथ वे बच्चा बनकर सब कुछ भूल जाते हैं। इनकी मुस्कुराहट देखकर जिंदगी को 2 पल का सुकून मिलता है। रामलाल कुछ कहते इससे पहले बहू की आवाज आई, चलो छोड़ो दादू को, आज पार्टी में जाना है, पापा आते ही होंगे, पहले कुछ खा पी लो फिर पार्टी की तैयारी करो। अनुशंसित बच्चों की गल बहियां ढीली पड़ गई। वो माँ के पास दौड़ गई। नव्या 8 साल की थी और कुंतल 10 साल का। बस इनकी संगत में रामलाल सारी व्यथा भूल जाते हैं। निश्छल निष्कपट इनकी मुस्कुराहट, मीठी मीठी बातें, छोटी छोटी फरमाइशें मन मोह लेती हैं। जब भी इनके साथ होते दुनिया को क्या खुद को भी भूल जाते। बच्चों को दुनिया मनोरम होती है, बनावट से दूर, एकदम सच्ची, सत्यम शिवम सुंदरम का रूप देखना हो तो कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं, बस बच्चों को भी जी भर के निहार लो, इनकी मासूमियत को आंखों में भर लो, उनके साथ बच्चे बन जाओ। सारा तनाव, सारी थकान, सारी परेशानियां छू मंतर। सोचते हुए रामलाल बालकनी में आ गए। हल्की सी ठंडी हवा ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने दोनों हाथों को आपस में लपेट लिया। विमला फिर उपस्थित थी। अरे मफलर शॉल कुछ तो लपेट लो बदन पर, आपको ठंड लग जाएगी, फिर न कहना कि बताया नहीं। रामलाल हल्के से मुस्कुरा दिए, फिर किसी ढीठ बच्चे की तरह वहीं कुर्सी खींच कर बैठ गए। देखा पवन भी आ रही है। बहू उनकी चाय बालकनी में पकड़ा गई, जिसे वे घूट घूट कर पी रहे थे। पी क्या रहे थे, बाकायदा निगल रहे थे। न अदरक थी न इलायची, बस कम चीनी वाला गर्म पानी भर था। हाँ, आज बहू के जाने के बाद खुद अपनी चाय बनाऊंगा, अदरक इलायची डालकर, मसाले के साथ अच्छी शक्कर वाली मीठी चाय, और उसी के साथ खा लूंगा 2 रोटी सुबह वाली। रोटी के बारे में सोचकर मुंह का जाएगा फिर से बिगड़ गया, और कोई उपाय भी नहीं था। चाय सुड़क कर वे रसोई में कप रखने गए। देखा बहू बेटे के कप पहले से धुले रखे हैं। उन्होंने चुपचाप अपना कप धो कर रख दिया। हाय रे किस्मत, किसी मर्द को बुढ़ापे में बिना औरत को न रखना, न जीते बनता है न मरते बनता है। वो अपनी राम नाम लिखने वाली पुस्तक उठाकर फिर बालकनी में आकर बैठ गए। हवा में ठंडक सब और बढ़ गई थी। अब पंछी अपने अपने नीड की ओर जाने के लिए लौट रहे थे। शांत आसमान में बादलों के सफेद टुकड़े इस तरह फैल चुके थे मानो सफेद परियां अपने पंखों को फैलाने के लिए नृत्य कर रही हों। उन्हें याद आया, विमला रोज सुबह तुलसी मैया को पानी पिलाती और सांझ के समय तुलसी के बारे पर दिया जलाते हुए जाने क्या क्या गाती। अब तो संध्या दीपक न भगवान के आगे जलता है न तुलसी जी के बारे पर। जाने कितनी बातें, कितने संस्कार और कितनी परंपराएं हैं जो विमला के साथ ही इसके घर से विदा हो गई। बेचारी बहू भी क्या क्या करे, घरेलू काम, बाजार, बच्चों की देखभाल, किट्टी पार्टी, रिश्तेदार, सहेलियां, एक अनार 100 बीमार, सास थी तो सहारा था। वैसे सुबह बाजार से सदा ताजा फल सब्जियां रामलाल लेकर आते थे। शाम को कुंतल और नव्या को भी पढ़ा देते जो उनसे हो पाता। विमला, अभी इस घर को और मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत थी, तुमने तो धोखा दे दिया मुझे। साथ निभाने का वादा तोड़कर मझधार में छोड़कर चली गई मुझे। न देखभाल का अवसर दिया न सेवा का, बस 3 दिन बुखार और चली गई। भला ऐसे भी कोई जाता है? रामलाल
बैठे हो, ठंड लग जाएगी, चलिए भीतर, बेटे ने कहा। तो वे आज्ञाकारी बच्चे की तरह उठकर भीतर आ गए। बेटा, बहू, पोता पोती सब पार्टी में जाने के लिए तैयार थे। किसी ने उनसे झूठ मूठ के साथ चलने के लिए नहीं कहा। भला कबाब में हड्डी किसी को पसंद आती है? वैसे भी अब उम्र हो चुकी है मेरी, बच्चों की पार्टी में क्या करना है मुझे? अब तो हरि भजन में मन लगाने की बेला है बावरे। रामलाल मन ही मन मुस्कुराए। पापा, आप खाना खा लेना और दवाई लेकर सो जाना। ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हम लोग लेट हो जाएंगे। आप गेट बंद कर लेना, हमारे पास चाबी है। बड़ा ख्याल है मेरी सेहत का। पिछले सप्ताह भर से डॉक्टर को दिखाने के लिए कह रहा हूँ। रक्तचाप बढ़ा हुआ है। शुगर की स्थिति क्या है ये भी जानना जरूरी है। सांस भी जरा सा चलते ही फूल जाता है और उखड़ने लगता है, पर कहता है ये सब तो बुढ़ापे में होता ही है, ज्यादा वहम मत रखो। वाह बच्चों वाह, बूढ़े बाप के पास बैठने के लिए घड़ी भर का समय नहीं, पर पार्टी के लिए समय ही समय है इस शहजादे के पास। पर जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो शिकायत किससे करें? दिमाग में फंसी इस तमाम बातों के बावजूद प्रत्यक्ष में उन्होंने हामी में सिर हिला दिया। रामलाल हॉल में कुर्सी पर बैठ गए। बच्चे जा चुके थे। अभी खाना खाने का मन भी नहीं था, तो उन्होंने टीवी चालू कर लिया। पता चला आज वैलेंटाइन डे है। टीवी वाला बता रहा था आज देश का पूरा युवा वर्ग वैलेंटाइन डे के बुखार में तप रहा है। इसकी चकाचौंध से बाजार अटे पड़े हैं। ग्रीटिंग बुके, गिफ्ट आइटम, सभी प्रकार की जोरदार बिक्री है। सभी अपने अपने पार्टनर, अपने अपने वैलेंटाइन को खुश करने में लगे हुए हैं। आज प्रेम के इजहार का दिन है, प्यार का दिन है, मोहब्बत का दिन है। जश्न की रात के लिए लोगों ने क्लबों, होटलों, थिएटरों में खास इंतजाम किए हैं। जगह जगह शानदार पार्टियां चल रही हैं। डांस डिस्को का आनंद लेते हुए लोग अपने साथी के साथ थिरक रहे हैं, झूम रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। शराब और शराब भी इस जश्न में अपनी भागीदारी निभाने में लगे हैं। अच्छा तो ये बात है, बहू बेटा सब वैलेंटाइन डे मनाने गए। हमारे समय में प्रेम तो होता था, पर पूरी उम्र निकल जाती थी इजहारे मोहब्बत करने में। प्रेम भी तो शादी के बाद ही होता था, वो भी पुरखों के आदेश पर। सोचते हुए रामलाल ने ठहका लगाया। हमारे समय में तो बसंत पंचमी के दिन को प्रेम का दिन कहा जाता था और मनाया जाता था, बिल्कुल सादगी से। पीले फूलों से पीले कपड़े पहनकर माँ सरस्वती की पूजा कर ली, बस। प्रेम में इजहार का माध्यम सब पर करती थी। चांद तारे, नदी, पहाड़, फूल और खेत थे। फिल्मों तक वे दो फूलों का मिलन दिखाकर नायक नायिका के मन की बात दर्शकों तक संप्रेषित कर दी जाती थी। आज की तरह तो कोई पार्टी थी, न महंगे गिफ्ट थे, न कोई शोरगुल। बिना दिखावे का सात्विक सच्चा प्रेम जीवन भर महकता था। उसकी खुशबू तन मन में हमेशा के लिए बस जाती, मगर चुपके चुपके। हाँ, यह भी सच है कि प्रेम में कोई रिस्क भी नहीं था। न शादी टूटने का रिस्क, नहीं प्रेमिका के न मिलने पर कोई एसिड अटैक, और न ही खुदकुशी की कोई वारदात। वे उठकर टहलने लगे। सामने ही पीले रंग का लाल बॉर्डर वाली साड़ी पहने विमला की मुस्कुराती हुई फोटो सजी थी। वे उसे निहारने लगे। हाँ, प्रेम तो उन्होंने भी किया था विमला से, जीवन भर किया, जी जान से किया, बस कभी उसे जता नहीं पाए। कभी आई लव यू नहीं कहा, कभी झूठे सच्चे वादे नहीं किए, न कभी उसके जन्मदिन पर कोई तोहफा लाए, न सालगिरह पर दोस्तों को पार्टी दी। बस मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन कराते, ज्यादा से ज्यादा नए कपड़े पहन लेते, और कभी कभार मन हुआ तो घर पर सत्यनारायण की कथा करवा लेते। सोचते सोचते रामलाल कहीं अपने अतीत की झांकियों में खो गए थे। इस समय उनके होठों पर मुस्कान और आंखों में नमी एक साथ देखी जा सकती थी। उन्होंने टीवी पर देखा, लोग लाल कपड़े पहने बड़े बड़े फूलों के गुलदस्ते लेकर ग्रीटिंग खरीद रहे थे। पता नहीं अचानक उन्हें क्या हुआ। उन्होंने अपना पर्स उठाया, घर की चाबियां ली और छड़ी उठाकर बाहर निकल गए।
शीत हवाओं ने उनका स्वागत किया तो शरीर में छुरछुरी सी हुई, पर बिना परवाह किए वे पैदल ही आगे बढ़ने लगे। जगमगाता शहर, दौड़ते वाहन, चमकीले लाल परिधान पहने हुए स्त्री पुरुष भागे जा रहे थे, मानो सबकी लॉटरी आज ही निकलने वाली हो। सबके बीच चलते हुए रामलाल ऐसे लग रहे थे मानो किसी शानदार फूलों वाले बगीचे के बीच आग का पौधा। इन सब से बेखबर रामलाल का दिल, दिमाग और मन तीनों अपने जीवन के घटनाक्रमों में लगातार उलझ रहा था। बार बार विमला को याद करते आंसू पोंछते वे नुक्कड़ तक जा पहुंचे। उनकी सांसों अब फूलने लगी थी। नुक्कड़ के आइसक्रीम पार्लर पर अच्छी खासी भीड़ थी। जिनकी जेब होटल का खर्चा नहीं उठा सकती थी, यहाँ आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड कॉफी का मजा ले रहे थे। उखड़ती हुई सांसों के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए वे कहीं पर एक कुर्सी पर विराजमान हो गए। तभी एक बलून बेचने वाली लड़की ने पुकारा, दादा बलून लोगे? घर जाना है, बस थोड़े ही बचे हैं। बनवारी रामलाल ने देखा, लगभग 10-12 रंग बिरंगे गुब्बारे थे। गुब्बारे विमला को बहुत पसंद थे। जब बच्चे छोटे थे तो उनके साथ गुब्बारों से खूब खेलते हुए खुद भी बच्ची बन जाती थी। पर अभी वो बलून लेकर क्या करे? बलून बेचने वाली की आंखों में सच्चाई और मासूमियत ने उनका ध्यान खींच रही थी। विमला जब भी बाहर निकलती 2-4 रुपये की रेजगारी जरूर लेकर निकलती थी, जो जरूरतमंदों में बांट देती थी। कभी वो टोकते हुए हंस कर कहती, भगवान का शुक्र है कि हमें लेने वालों की नहीं देने वाले की कतार में रखा है, और 1-2 रुपये के बदले आपको लाखों की दुआएं मिलती हैं। फिर इतना सा बचा कर हम कोई महल थोड़े ही खड़ा कर पाएंगे। रामलाल ने उस लड़की को पूरे 200 रुपए दिए और सारे बलून खरीद लिए। लड़की विस्फारित नेत्रों से उनको देखते हुए बलून उन्हें देकर चली गई, पर जाते जाते भी 3-4 बार मुड़कर पीछे देखती रही। रामलाल ने उस लड़की को रामलाल के हाथों में पकड़े रंग बिरंगे बलून निहार रहे थे। आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। फिर अचानक जाने उन्हें क्या हुआ, उन्होंने आंसू पोंछे और बीच सड़क पर आ गए। बलून हवा में उड़ाते हुए जोर से चिल्लाए, विमला आई लव यू, आई। इनकी सांसें तेजी से फूलने लगी। आसपास खड़े लोग जब तक कुछ समझते उन्हें थामते वे लड़खड़ा गए। सांस बेकाबू हो गई और वे धम से सड़क पर गिर पड़े। मुंह से अस्फुट शब्द निकले, आई लव यू विमला। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन है ये शख्स। जितने लोग उतनी बातें हवा में तैर रही थी, पर उन सब से बेखबर रामलाल मोह माया की इस दुनिया से प्रायण कर चुके थे। उन्हें बहुत जल्दी थी विमला के पास जाकर उन्हें आई लव यू बोलने की। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यदि हमारी कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ऐसी ही कहानियाँ आपको हर रोज मिलती रहेंगी। धन्यवाद।